नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है गोल गुरु अकेडमी पे। और अपन पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट भूगोल, जिसमें अपना अध्याय चल रहा था महासागरीय जल का संचलन। महासागरीय जल के संचलन में अपन ने देखा कि महासागर का जल है उस वह किस प्रकार गति करता है। अपन ने तरंगों के बारे में पढ़ा, तरंग की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। और उसके बाद में अपन देख रहे थे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का टॉपिक अपना पूरा हो गया था, जिसमें अपन ने देखा कि विश्व के सर्वोच्च ऊंचे जो ज्वार हैं वह फंडी की खाड़ी में आते हैं, जो कनाडा के पास स्थित है। भारत में सबसे ऊंचे ज्वार जो आते हैं वह आते हैं ओख। ओख नामक क्षेत्र है जो भारत के गुजरात राज्य में है। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराओं में अपन पहले पढ़ेंगे कि ऊपरी जलधाराएं कौन सी है और गहरी जलधाराएं कौन सी है। तो जो सतह से 400 मीटर गहराई तक जो जलधारा होती है उसे ऊपरी जलधारा बोला जाता है, और सतह से लगभग 1000 मीटर गहराई तक बहने वाली जलधारा गहरी जलधारा कहलाती है। अपने को एग्जाम में जो जलधाराओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होगा कि यह जलधारा कौन से महासागर से संबंधित है, तथा यह जलधारा एक गर्म जलधारा है या यह एक ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा को अपन इस प्रकार से पहचानेंगे कि अगर कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है तो वह जलधारा एक गर्म जलधारा होगी, और इसके ठीक विपरीत कोई भी जलधारा अगर ध्रुवों से वापस विषुवत रेखा की ओर आ रही है तो वह जलधारा क्या होगी, वह जलधारा एक ठंडी जलधारा होगी। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपने जलधाराओं के बारे में। यह विश्व का मैप है जिसमें प्रत्येक महासागर में जलधाराएं दिखाई गई है। इसी को सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, और उसमें भी इन जलधाराओं के अपन दो भाग कर लेते हैं। एक भाग हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक का जो भी जलधारा है, और दूसरी हो जाएगी दक्षिणी अटलांटिक की जलधाराएं। सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपन ने ये देखा था कि 30 डिग्री से 0 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में जो है व्यापारिक पवनें चलती है, और इन व्यापारिक पवनों की दिशा जो होती है ये लगभग हो जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से विषुवत रेखा के आसपास, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से विषुवत रेखा के आसपास जलधारा जो है, जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लगती है। इन जलधाराओं को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है इन्हें दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अपन अटलांटिक महासागर में आते हैं और इन जलधाराओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण विषुवत रेखा के आसपास जो जलधारा है यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रही है। तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रही है, इसका नाम हम अपन ने दे दिया उत्तरी विषुवतीय जलधारा उत्तरी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जो है यह आगे चलकर ब्राजील देश के तट से टकराती है, और ब्राजील के तट से टकराकर यह दो भागों में पड़ जाती है। इसका एक भाग जो है यह दक्षिण की ओर ब्राजील के तट के सहारे निकल जाता है, जिसे ब्राजीलियन जलधारा कहते हैं, तथा इसका दूसरा भाग जो है यह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर जो जलधारा मुड़ी, यह जलधारा आगे कैरेबियन सागर में प्रवेश कर जाती है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए पुनः यह फ्लोरिडा के तट के आसपास से पुनः यह अटलांटिक महासागर की ओर आ जाती है। तो जैसे ही ब्राजील के तट से टकराती है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा को अपन जानते हैं एंटलीज जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा को ही अपन ने जैसे ही यह उत्तर की ओर मुड़ी तो उसका नाम अपन ने दे दिया एंटलीज जलधारा। और इसका कुछ भाग जो है जो कैरेबियन सागर से, यह जो क्षेत्र है यह है कैरेबियन सागर, और इसके आगे यह जो क्षेत्र है यह है अपना गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी। इससे होते हुए ये बीच में जो है यह है फ्लोरिडा चैनल। यहां से वापस यह धारा गुजरती है, और यहां से गुजरने के बाद यह धारा एंटलीज जलधारा में या उत्तरी विषुवतीय जलधारा में पुनः मिल जाती है, तथा इस जलधारा का यहां नाम हो जाता है फ्लोरिडा जलधारा। इसी धारा का यहां नाम हो गया फ्लोरिडा जलधारा। तो पहले थी यह उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ब्राजील के तट से टकराई, इसका एक भाग उसका नाम दे दिया अपन ने एंटलीज जलधारा।
दूसरा जो भाग था यह कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी से होते हुए फ्लोरिडा के तट से पुनः वापस निकलती है और यहाँ इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा जलधारा। आगे चलकर जैसे ही यह यूएसए के पास पहुंचती है, यूएसए देश के पास पहुंचती है, तो इसको जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम के नाम से। यह जो गल्फ स्ट्रीम है यह विश्व की सबसे ताकतवर जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जैसे ही 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पहुंचती है, तो अपन ने देखा कि 0 से 30 डिग्री के आसपास व्यापारिक पवनें चलती है तथा 40 डिग्री से ऊपर जो है पछुआ पवनों का प्रभाव होने लगता है। तो पछुआ पवनें तथा कॉरियोलिस बल, इन दोनों के प्रभाव से जो गल्फ स्ट्रीम जो है यह आगे चलकर किधर मुड़ जाएगी, आगे चलकर यह अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और अब इस जलधारा का नाम जो है उसे दे दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब इसका नाम हो गया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यहां जो है इसे बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है अब यह कुछ हिस्सों में बट जाती है। इसका एक हिस्सा जो है ऊपर आर्कटिक की ओर निकल जाता है और जो हिस्सा आर्कटिक की ओर निकल रहा है उसे बोला जाता है नॉर्वेजियन जलधारा। तो का एक हिस्से को बोल दिया जाता है नॉर्वेजियन जलधारा। अब अपन ने देखा कि यह संपूर्ण जल जो है यह कहां से आ रहा था, यह विषुवत रेखा के आसपास से आ रहा है। किधर जा रहा है, यह ध्रुवों की ओर जा रहा है। तो जो भी जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है वह हमेशा गर्म जलधारा होती है। तो अपन ने सबसे पहले जलधारा पढ़ी थी उत्तरी विषुवतीय जलधारा, यह एक गर्म जलधारा है। यह आगे ब्राजील के तट से टकराती है, एक हिस्सा हो जाता है एंटली जलधारा और आगे चलकर एंटली जलधारा जो है यह फ्लोरिडा जलधारा में मिल जाती है। तो एंटली जलधारा और फ्लोरिडा जलधारा यह भी क्या है, एक गर्म जलधारा है। आगे जैसे ही यह यूएसए के तट से टकराती है इसके पश्चात इसका नाम दे दिया जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भी जो है ये क्या है, एक गर्म जलधारा है क्योंकि यह संपूर्ण जल जो है यह विषुवत रेखा के आसपास से ही आ रहा है। आगे चलकर इस जलधारा का नाम दे दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है यह भी क्या है, यह भी एक गर्म जलधारा है और क्योंकि यह गर्म जलधारा है इसलिए यूरोप के जो पश्चिमी तट है, यूरोप के पश्चिमी तट को सर्दियों में भी जमने से रोकती है यह गर्म जलधारा। कौन सी गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्योंकि विषुवत देखिए जलधारा ही है, यह एक गर्म जलधारा है और यह गर्म पानी जब यूरोप के पश्चिमी तटों पर पहुंचता है तो सर्दियों में भी इन तटों को जमने से रोकता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसका एक भाग जो है यह ब्रिटेन की ओर निकल जाता है तथा इसका ऊपर से जो जलधाराएं आ रही है, ध्रुवों से जो जलधाराएं आएगी वह सारी ठंडी जलधाराएं होगी क्योंकि ध्रुवों के आसपास जो है हमेशा तापमान कम रहता है, बर्फ जमी हुई रहती है, इसलिए ध्रुवों से जो भी जलधारा विषुवत रेखा की ओर आएगी वह हमेशा ठंडी जलधारा होगी। तो ध्रुवों के आसपास से अपन देखते हैं एक जलधारा जो है यह ग्रीनलैंड, यह जो अपना देश है यह स्थान हो गया ग्रीनलैंड और यह हो गया आइसलैंड। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच से एक जलधारा आ रही है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच से एक जलधारा आएगी जिसे बोला जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। पूर्वी क्योंकि यह ग्रीनलैंड के पूर्व से आ रही है तो इसे बोल देंगे पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा है। यह जलधारा आगे आकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाएगी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में आकर मिल जाती है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। ठीक उसी प्रकार ग्रीनलैंड के पश्चिम में लेब्राडोर जलधारा आती है। ग्रीनलैंड के पश्चिम से लेब्राडोर जलधारा आती है, वह भी एक ठंडी जलधारा है और यह आगे आकर गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। तो ऊपर से दो जलधाराएं आ रही है और ये दोनों जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। इनका पानी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जो है यहाँ मिलेंगी। जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है तो वहाँ मौसम जो है सुहावना हो जाता है। फिर छोटे छोटे जीव जिन्हें बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स, यहाँ क्या आते हैं, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाते हैं। उन्हें खाने के लिए जू प्लैंक्टन्स आ जाते हैं
और इन जू प्लैंक्टन्स को खाने के लिए यहाँ बहुत सी मछलियां आ जाती है। यह क्षेत्र जो हो रहा है, यह क्षेत्र जो है, यह न्यू फाउंडलैंड, कनाडा का एक स्थान है न्यू फाउंडलैंड। उसके आसपास जो है मौसम सुहावना हो जाता है, क्योंकि यहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएं जो है आपस में आकर मिलती है, और मछलियां इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में मछलियां आ जाती है, तथा संसार का सबसे जहरीला प्राणी उन्हें खाने के लिए, जो कि मनुष्य है, उन मछलियों को पकड़ने के लिए, उनसे मछली पालन व्यापार के लिए, या मछली से जो भी उत्पाद बनते हैं उनको बनाने के लिए जो है यह क्षेत्र फेमस है। विश्व में सर्वाधिक जो मछली के उत्पाद या मत्स्य पालन जो होता है वह न्यू फाउंडलैंड, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र में ही होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं जो है आपस में आकर मिलती है। धीरे धीरे जो है ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण एक नई जलधारा उत्पन्न होती है, जो यूरोप के तटों से होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी भाग से निकलती है। यह यूरोप के सहारे होते हुए अफ्रीका के पश्चिम से निकल रही है। इसे बोला जाता है कैनेरीज जलधारा। कैनेरीज जलधारा जो अफ्रीका के पश्चिम तट से निकल रही है, और अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए यह पुनः उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि यह जलधारा जो है यह विषुवत रेखा से होते हुए एक चक्कर पूर्ण करती है। और चक्कर किस प्रकार से पूर्ण कर रही है? यह जो है एक क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में एक चक्र लगाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं होती है वह किस ओर घूमती है? यह क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घूमती है। अब यदि अपन अगर देखें, अब अगर अपन देखें तो अपन देखेंगे कि इसका बीच का भाग जो है, अभी तक जो भी अपन ने जलधाराएं पढ़ी उसके बाद में अपन ने देखा कि बीच के भाग में जो है कोई भी जलधारा नहीं है। तो इसका बीच का जो भाग होता है वह एक शांत क्षेत्र होता है। इसके चारों ओर तो खूब सारी जलधाराएं अपन ने पढ़ी, लेकिन बीच के भाग में जो है कोई भी जलधारा नहीं है, तो बीच का भाग एक शांत क्षेत्र है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देशों की अगर बात करें तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ है, यहाँ औद्योगिकरण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, जिसके कारण जो भी अपशिष्ट निकले उन सब के कारण बीच में जो है अटलांटिक महासागर में जो है प्रदूषण बढ़ा है। इसकी एक और विशेषता अगर अपन देखें तो यहाँ एक प्रकार की घास पाई जाती है, इसके बीच में एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसे बोला जाता है सार्गेसो। सार्गेसो नामक घास पाई जाती है, और इस घास के पाए जाने के कारण ही इसे, इसका अन्य नाम जो है वह सार्गेसो सी या सार्गेसो सागर बोला जाता है। इस क्षेत्र में सार्गेसो नामक घास पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सार्गेसो सी या सार्गेसो सागर है। इसे सी विदाउट बाउंड्रीज भी बोला जाता है, इसे डेजर्ट ऑफ सी भी बोला जाता है सार्गेसो सागर का। तो अपन ने ये सब पढ़ा कि कौन सी जलधारा कहाँ से शुरू हुई है, यह जलधारा गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है। इन सभी जलधाराओं के बारे में अपन ने पढ़ा। तो याद अपने को इतना ही रखना है कि जलधारा जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है तो वह गर्म जलधारा होगी, और ध्रुव से वापस विषुवत रेखा की ओर आ रही है तो वह ठंडी जलधारा होगी। तो पहली गर्म जलधारा अपनी थी उत्तरी विषुवतीय जलधारा, फिर एंटली जलधारा, फिर फ्लोरिडा जलधारा, फिर गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यह सारी जलधाराएं जो थी वह गर्म जलधाराएं थी। इस मैप में जो भी रेड कलर से जलधारा दिखाई गई है वह सारी गर्म जलधारा है। अपन देखते हैं कि ध्रुव से दो जलधारा आती है, एक ग्रीनलैंड के पूर्व से जिसे पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा बोलते हैं, और एक ग्रीनलैंड के पश्चिम से जिसे लेब्राडोर जलधारा बोला जाता है। ये दोनों ही जलधाराएं क्या है? ये दोनों ही जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। इन जलधाराओं के प्रभाव के कारण अफ्रीका के पश्चिमी तट के आसपास एक और जलधारा गुजर रही है जो एक ठंडी जलधारा है, जिसे कैनेरीज जलधारा बोला जाता है। तो अपन देखेंगे कि महाद्वीप के पश्चिम में हमेशा ठंडी जलधारा गुजरती है, और यह ठंडी जलधारा जो है यह उस क्षेत्र की परिस्थितियों को और भी शुष्क बना देती है। ठंडी जलधाराएं जो होती है वह उस क्षेत्र के जो शुष्क परिस्थितियां होती है उसे और भी खतरनाक बना देती है। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिम में हमेशा रेगिस्तान मिलते हैं।
तो ठंडी जलधाराएं 3 पढ़ी अपन ने, कौन कौन सी पढ़ी? लेब्राडोर जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा तथा कैनरीज जलधारा। इन तीनों के बारे में अपन ने अध्ययन किया और अपन ने देखा कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें जलधाराएं किस ओर घूमती है? उसमें जलधाराएं क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घूमती है। अब उसी प्रकार अपन देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उसी प्रकार देखेंगे। सबसे पहले विषुवत रेखा के आसपास व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण, कहाँ? विषुवत रेखा के आसपास व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण एक जलधारा निर्मित होती है। क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में है इसीलिए इसका नाम अपन दे देंगे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। यह जलधारा आगे चलकर ब्राजील के तट से टकराएगी और ब्राजील के तट से टकराकर यह धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ेगी। ब्राजील के तट के सहारे, यह जो देश है यह ब्राजील देश है, इस तट के सहारे यह दक्षिण की ओर बढ़ती है तथा इसे नाम दे दिया जाता है ब्राजीलियन जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा थी, ब्राजील के तट से टकराई और उसका नाम अपन ने दे दिया ब्राजीलियन जलधारा। अब अपन देखते हैं कि जो अपना दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से नीचे और उसके आसपास जो है पछुआ पवनें अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ही विशेषकर एक जलधारा चलती है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्यों चलती है? यह पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण और इसे बोला जाता है पश्चिमी जलधारा या इसे पश्चिमी प्रवाह, इसका उपयुक्त नाम जो रहेगा वह रहेगा पश्चिमी प्रवाह। और यह पश्चिमी प्रवाह जो है यह दक्षिणी गोलार्ध के आसपास चलती है। इस क्षेत्र में जो है वह तापमान कम होता है जिसके कारण यह जलधारा जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, जो जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, यह जलधारा एक ठंडी जलधारा होगी जिसे बोला जाता है पश्चिमी प्रवाह। क्यों चलती है? यह पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण। अब अपन देखते हैं कि अपनी जो ब्राजीलियन जलधारा थी यह आगे चलकर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है। पश्चिमी प्रवाह जलधारा में जो है यह मिल जाती है, इसमें मिलकर यह जो है ठंडी जलधारा में विलीन हो जाती है, अपनी जो गर्म ब्राजीलियन जलधारा थी। यह जलधारा जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है, यह जलधारा इसका एक भाग जो है यह पुनः टकराएगा अफ्रीका महाद्वीप से। जैसे ही यह अफ्रीका से टकराता है, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी से भाग से टकराता है, इस तट के सहारे टकराकर यह उत्तर की ओर बढ़ता है तथा आगे बढ़ता बढ़ता यह पुनः साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये इसे बोला जाता है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, उसमें पुनः विलीन हो जाता है। जो जलधारा जो पश्चिमी प्रवाह जो है या जो वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट जो है अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग से टकराया तथा एक जलधारा का निर्माण हुआ जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, वह एक ठंडी जलधारा है। और इस ठंडी जलधारा का जो नाम जो दिया गया, इस ठंडी जलधारा का जो नाम दिया गया वो दिया गया बेंगुएला की ठंडी जलधारा या बेंगुएला जलधारा। अब अगर पुनः अपन नोटिस करें तो अपन देखेंगे कि यह अपना था अफ्रीका महाद्वीप और महाद्वीपों के पश्चिम में हमेशा ठंडी जलधाराएं होती है। तो यहाँ भी कौन सी जलधारा हो रही है? यह एक ठंडी जलधारा है। इसका मतलब बेंगुएला जलधारा जो है एक ठंडी जलधारा है। अब पुनः अगर अपन देखें तो यहाँ अपन यह पाएंगे कि इन जलधाराओं का जो प्रवाह है ये किस प्रकार हो रहा है? इन जलधाराओं का प्रवाह जो हो रहा है ये इस बार हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। किस प्रकार चल रही है जलधाराएं? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन ये समझ सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं जो है वह एंटी क्लॉकवाइज गति करती है, इनका मूवमेंट जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये चलती है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में जो है यह चलती है एंटी क्लॉकवाइज। अपन ने देखा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जो है यह एक चक्र का निर्माण कर रही है। उत्तरी गोलार्ध में यह बनाती है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में यह चक्र बनाती है एंटी क्लॉकवाइज। इस चक्र को ही जो है वह गायर बोला जाता है। तो गायर का अर्थ हो जाएगा महासागरीय जलधाराएं जो है इस चक्र का निर्माण करती है उसे ही बोला जाता है गायर। उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर में इसे उत्तरी अटलांटिक गायर बोल देंगे और दक्षिणी गोलार्ध में इसे बोल दिया जाएगा दक्षिणी अटलांटिक गायर। तो ये अपन ने पढ़ा
अटलांटिक महासागर की जो भी जलधाराएं थी उनके बारे में। अब अपन देखते हैं कि अपने को याद क्या रखना है, तो अपने को इतना ही याद रखना है कि कौन सी जलधारा जो है कौन से महासागर की है। तो अपन ने पढ़ी थी पहले उत्तरी विषुवतीय जलधारा, विषुवत रेखा के आसपास है, इसलिए ये क्या होगी, ये गर्म जलधारा होगी। ये आगे चलकर फ्लोरिडा जलधारा बन जाती है, जो भी क्या है उत्तरी विषुवतीय जलधारा का पानी है, तो अभी ये गर्म जलधारा होगी। फिर फ्लोरिडा जलधारा जो है आगे यूएसए के तटों के आसपास से गल्फ स्ट्रीम नाम से जाना जाता है। यही पानी आगे गया तो यह भी क्या होगी, गर्म जलधारा है। फिर आगे चलकर यह बन जाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तथा यह जाकर टकराती है यूरोप के पश्चिमी भागों से। क्योंकि यह पानी विषुवत रेखा के आसपास से आ रहा है, इसलिए यह यूरोप के पश्चिमी तटों को जो है यह सर्दियों में भी जमने से रोकता है, वहां बर्फ बनने से रोकता है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी क्या है, एक गर्म जलधारा है। उसके बाद में अपनी देखी लेब्राडोर, जो ग्रीनलैंड के पश्चिम से आ रही है। ग्रीनलैंड जलधारा या पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो है दोनों ही ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, इसलिए दोनों ही क्या होगी, ठंडी जलधाराएं होगी। तथा कैनरी जो जलधारा है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तटों के आसपास से गुजरती है, तो वह भी क्या होगी, वह भी एक ठंडी जलधारा होगी। महाद्वीपों के पश्चिम में हमेशा कौन सी जलधाराएं होती है, हमेशा ठंडी जलधाराएं बहती है। उसी प्रकार अपन ने देखा कि दक्षिणी अटलांटिक में कौन कौन सी जलधाराएं हैं। दक्षिणी अटलांटिक में जलधाराएं अपन देखेंगे, पहले दक्षिणी विषुवतीय क्यों चलती है, यह चलती है व्यापारिक पवनों के कारण। उसके बाद में ब्राजील के तट से टकराई और उसे नाम दे दिया गया ब्राजीलियन जलधारा, यह भी एक गर्म जलधारा है। उसके बाद में फोकलैंड जलधारा जो है, जो अपन ने देखा पश्चिमी प्रवाह जो देखा, जो पछुआ पवनों के कारण होता है, उसकी ही एक जलधारा ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से टकराकर ऊपर की ओर उत्तर की ओर बढ़ती है, उसका नाम ही दे दिया जाता है फोकलैंड जलधारा। यह पानी जो है ध्रुवों का पानी है, इसलिए यह भी एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद में अपन ने देखा कि अफ्रीका, जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, उसके अफ्रीका के पश्चिम में जो चलने वाली जलधारा है, और महाद्वीप के पश्चिम में हमेशा कौन सी जलधारा होगी, हमेशा ठंडी जलधारा होगी, जिसका नाम दे दिया अपन ने बेंगवेला जलधारा। तो अपने को जलधारा याद रखनी है, कौन से महासागर की है याद रखनी है, और यह जलधारा गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है, यह याद रखना है। फिर से इसको दर्शाया गया है, मैप में पुनः बताया गया है कि जो भी रेड कलर से जो भी जलधारा दिखाई गई है, वह सारी जलधाराएं क्या होगी, वह सारी जलधाराएं गर्म जलधारा होगी। और जो भी जलधारा है वह ब्लू कलर में या स्काई ब्लू कलर में जो भी जलधारा दिखाई गई है, वह हमेशा क्या होगी, वह हमेशा ठंडी जलधारा होगी। महाद्वीपों के पश्चिम में हमेशा ठंडी जलधारा होगी। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो भी जलधारा आ रही है, वो हमेशा ठंडी जलधारा होगी। अब चलते हैं अपन आगे। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं अपन ने देखी। जिस प्रकार की जलधाराएं अटलांटिक महासागर में होती है, उसी प्रकार की जलधाराएं जो है वह बनेगी अपने पैसिफिक ओशियन में या प्रशांत महासागर में। अंतर इतना ही है क्योंकि प्रशांत महासागर जो है वह थोड़ा अधिक विस्तृत है, और बाकी जिस प्रकार जलधाराओं का निर्माण अटलांटिक महासागर में हुआ है, उसी प्रकार जलधाराओं का निर्माण जो है वह प्रशांत महासागर में होगा। सबसे पहले विषुवत रेखा के आसपास किन के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण एक जलधारा का निर्माण होता है, उसे नाम दे दिया जाता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और दक्षिणी गोलार्ध में नाम दे दिया जाता है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। अब यह जलधारा जो है आगे बढ़ते हुए जापान के तटों से टकराती है, फिलीपींस के तटों से टकराती है, और टकराकर यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उत्तर की ओर मुड़ने के बाद में जो उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, उसको नया नाम दे दिया जाता है, और वो दे दिया जाता है क्यूरोसिवो जलधारा। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा आगे चलकर फिलीपींस के तटों से टकराई, और फिलीपींस के तटों से टकराने के पश्चात इसको नाम दे दिया जाता है क्यूरोसिवो जलधारा। यह गर्म जलधारा थी, और आगे चलकर अभी तक क्यूरोसिवो अपनी जलधारा जो है वह भी एक गर्म जलधारा होगी। 40 डिग्री अक्षांश के आसपास पछुआ पवनों का प्रभाव शुरू होता है, तथा क्यूरोसिवो जलधारा जो है वह पछुआ पवनों और कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पुनः दाईं ओर मुड़ जाएगी, और यह पुनः दाईं ओर मुड़ते हुए इसका जो नाम दे दिया जाता है वह दे दिया जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी पैसिफिक या उत्तरी प्रशांत प्रवाह।
और क्योंकि यह जल जो है संपूर्ण जल विषुवत रेखा के आसपास से ही आ रहा है और आगे चलकर यह अलास्का का जो तट है, अलास्का के तट से टकराती है गर्म जलधारा, और इसी के कारण जो अलास्का के तट है यह सर्दियों में भी जमते नहीं है, क्योंकि यह जलधारा एक गर्म जलधारा है। अब अगर अपन देखें तो ऊपर से बेरिंग जल संधि से होते हुए ओयो सिवो जलधारा, बेरिंग जल संधि है, यहाँ बेरिंग जल संधि से होते हुए ध्रुवों की ओर से पानी आ रहा है, जलधारा आ रही है, जिसको नाम दिया अपन ने ओयो सिवो जलधारा। और ओखोटस्क सागर से ओखोस्टक जो है जलधारा आती है, ओखोस्टक सागर के आसपास से, जो भी एक ठंडी जलधारा है। ये दोनों जलधाराएं आकर आगे क्यूरोसिवो जलधारा में मिलती है। तो यहाँ गर्म जलधारा और ऊपर से आ रही है दो ठंडी जलधारा आकर आपस में मिलती है जापान के तटों के आसपास। और जहाँ भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है तो वहाँ क्या होता है, पहले आते हैं जू फाइटोप्लैंक्टन्स, उन्हें खाने के लिए आते हैं जू प्लैंक्टन्स, और उसके बाद में उन्हें खाने के लिए आती है मछलियाँ। तो इस क्षेत्र में भी क्या होती है, मछलियाँ भरपूर मात्रा में आती है, जिसके कारण कई वर्षों तक जापान जो था मछली उत्पादन में, मछली उत्पादों को बनाने में जो है अग्रणी देश रहा था। परंतु अगर वर्तमान में अगर देखें तो चीन जो है जापान से आगे निकल चुका है, लेकिन पहले जो है जापान इसमें काफी अग्रणी था। क्यों था? क्योंकि जापान के आसपास जो है गर्म जलधारा, कौन सी गर्म जलधारा, क्योरो से वो जलधारा, और ठंडी जलधाराएं ओखोस्टक जलधारा और ओयो से वो जलधारा आपस में आकर मिलती है, जिससे मौसम जो है सुहावना हो जाता है। ध्रुवों से जो भी पानी आता है उसके कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से, तो यह है अपना है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जो है पश्चिमी भाग में एक जलधारा आगे चलती है और इस जलधारा का नाम दे दिया जाता है कैलिफोर्नियन जलधारा। कैलिफोर्नियन जलधारा जो है यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों से टकराते हुए पुनः विश्वतीय जलधारा से मिल जाती है और एक संपूर्ण चक्र पूरा करती है। महाद्वीप के पश्चिम में हमेशा ठंडी जलधारा होगी, इसीलिए जो कैलिफोर्नियन जलधारा है वह भी एक ठंडी जलधारा है। और अगर अपन देखें चक्र की बात करें तो पुनः अपन देखते हैं कि यहां से शुरू हुए धीरे धीरे घूमते हुए क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में जो है एक चक्र पूर्ण करती है जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में जलधाराएं किस ओर घूमती है? हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा जलधाराएं जो है वह गति करती है क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं जो है हमेशा गति करेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन ने प्रशांत महासागर की जो भी जलधाराएं थी उनके बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले आपने पढ़ा उत्तरी विश्वतीय जलधारा, जो व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, यह गर्म जलधारा है। उसके बाद में अपन ने देखा कि यह फिलीपींस के तटों से टकराती है तथा यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जहां उसका नाम दे दिया जाता है क्यूरोसिवो जलधारा। यह पानी जो है यह विषुवत रेखा से ही आ रहा था, जो कि गर्म जलधारा, जो कि गर्म पानी होगा, इसलिए क्यूरोसिवो जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। उसके बाद में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है यह पछुआ पवनों का प्रभाव होने लगता है और पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण तथा कोरियोलिस बल के कारण जो क्यूरो से वो जलधारा है यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा इसको नया नाम दे दिया जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो है आगे चलकर जो अमेरिका का अलास्का का जो क्षेत्र है, अलास्का के तट से टकराती है गर्म जलधारा, जिसके कारण अलास्का जो है सर्दियों में भी उसका तट जमने से वंचित हो जाता है गर्म जलधारा के कारण। उसके बाद में दो ठंडी जलधाराएं अपन ने देखी थी, ओयोसिवो और ओखोस्टक जलधाराएं, जो आकर गर्म जलधारा क्यूरोसिवो जलधारा से मिलती है जापान के तटों के आसपास, जिससे मछली उत्पाद जो है, मछलियां जो है इस क्षेत्र में अधिक आती है और मछली के जो भी उत्पाद है उसको बनाने में जापान देश जो है अग्रणी राज्य रहा था इसी कारण। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि महाद्वीपों के पश्चिम में जो है हमेशा ठंडी जलधाराएं बहती है। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जो जलधारा, ठंडी जलधारा बह रही है वह कौन सी है? वह है कैलिफोर्नियन जलधारा। तो यह अपन ने पढ़ा जलधाराओं के बारे में। आपको इतना ही याद रखना है, यह कौन से महासागर की जलधारा है और यह किस प्रकार की जलधारा है, यह ठंडी है या यह एक गर्म जलधारा है। अब ठीक उसी प्रकार से अपन देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में।
दक्षिणी प्रशांत महासागर में पहले अपन देखेंगे कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण विषुवत रेखा के आसपास जल धाराएं जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के आसपास इन्हें जाना जाता है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के नाम से, जो कि एक गर्म जलधारा है। अब यह जलधारा जो है यह आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टकराती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग से टकराती है तथा यह मुड़कर दक्षिण की ओर गति करने लगती है। यह जो जलधारा है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तट से आगे बढ़ती है, इसे बोला जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इसे बोला जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। अब यह जलधारा जो है आगे चलकर साउथ पैसिफिक करंट जो है या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है उसमें मिल जाती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिलेगी यह पछुआ पवनों के कारण दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली ठंडी जलधारा है, उसके प्रभाव के कारण यह जलधारा जो ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है यह भी ठंडी हो जाती है तथा इसे नए नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है दक्षिणी प्रशांत जलधारा। यह जलधारा जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है यह जलधारा जो है आगे चलकर ब्राजील के तटों से आगे चलकर जो है दक्षिणी अमेरिका के तटों से टकराती है, दक्षिणी अमेरिका के तटों से टकराती है तथा पेरू के आसपास से यह होते हुए, पेरू देश के आसपास से यह होते हुए पुनः जो अपनी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है उसमें पुनः मिल जाती है। क्या हुआ? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा आई, आगे चलकर यह जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ठंडी जलधारा है उसमें आकर मिल गई और एक नई जलधारा का निर्माण हुआ जिसे बोला जाता है साउथ पैसिफिक करंट। यह जलधारा आगे चलकर पुनः दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट से टकराती है इसका एक भाग, तथा इसका एक भाग उत्तर की ओर मुड़ जाता है जिसे एक नया नाम दिया जाता है। क्योंकि यह जलधारा एक ठंडी जलधारा है इसीलिए यह भी जलधारा ठंडी जलधारा होगी और इस जलधारा को नाम दिया जो जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से होते हुए जारी है। महाद्वीपों के पश्चिम में हमेशा जो भी जलधारा होगी वह ठंडी जलधारा होगी तथा इसे नाम दिया हम्बोल्ट जलधारा। यह होगी हम्बोल्ट जलधारा और आगे चलकर हम्बोल्ट जलधारा जो है यह दक्षिणी प्रशांत जलधारा से मिल जाती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो है जलधाराएं किस प्रकार चलती है? यह एंटी क्लॉकवाइज जो है चलती है। तो पुनः अपन ने देख लिया कि उत्तरी गोलार्ध में जो है जलधाराएं हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो पुनः अपन देख लेते हैं। पहले अपन ने देखा किसके कारण? पहले अपन ने देखा कि व्यापारिक पवनों के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर जलधारा चलती है जिसे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा दिया, यह गर्म जलधारा है। फिर यह जलधारा आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है जिसे अपन ने दिया पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। यहाँ तक अपनी जलधारा जो थी वह गर्म जलधारा ही थी। फिर पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण यह जलधारा जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है तथा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है पछुआ पवनों के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के कारण चलने वाली जलधारा है जो कि एक ठंडी जलधारा है। और आगे चलकर यह ठंडी जलधारा जो है यह पेरू के तटों से दक्षिणी अमेरिका में जो पेरू देश है उसके तटों से टकराकर पुनः उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा आगे बढ़ते हुए यह दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। पेरू के तटों से जो ठंडी जलधारा यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग से जो ठंडी जलधारा बह रही थी उसे नाम दिया पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। मेनली इसे हम्बोल्ट की जलधारा बोला जाता है। यह जलधारा जो है एक ठंडी जलधारा है। आगे अपन जब पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे अल नीनो और ला लीनो प्रभाव के बारे में। तो उसमें इंपॉर्टेंट जो होगा वह यह पेरू की जलधारा ही होगी, क्योंकि अपन ने देखा कि पेरू के तट के आसपास जो है वह ठंडी जलधारा है, लेकिन अल नीनो के समय क्या होता है, इस ठंडी जलधारा का स्थान जो है गर्म जलधारा ले लेती है, जिसके कारण तापमान में बदलाव होता है और जो बारिश की जो भी परिस्थितियां बनती है वह उलट जाती है। तो यह अपने प्रशांत महासागर की जो भी जलधाराएं थी वह भी यहाँ खत्म होती है। अब महत्वपूर्ण बातें अपन पुनः देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर में गर्म और ठंडी दोनों तरह की जलधाराएं चलती है। गर्म जलधाराएं क्यूरोसिवो
उत्तरी प्रशांत तटीय क्षेत्रों को गर्म रखती है, जलवायु को हल्का बनाती है और वर्षा लाती है। और ठंडी जलधाराएं अपन ने देखी थी उत्तरी प्रशांत में, वो थी ओयोसिबो। और दक्षिणी प्रशांत में अपन ने देखी थी पेरू जलधारा, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम से गुजर रही थी। यह मरुस्थल बनाती है, कोहरे का जो है माहौल बनाती है। ठंडी जलधाराएं जो होगी वह महाद्वीपों के पश्चिम में होती है, और जो भी परिस्थितियां होती है उन्हें और भी यह विकराल कर देती है, जिसके कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में हमेशा मरुस्थल देखने को मिलते हैं। अब अल्नीनो प्रभाव जो होगा वह क्यों होगा? अल्नीनो प्रभाव का संबंध जो है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा से होगा। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा जो है एक ठंडी जलधारा है, लेकिन यदि किसी कारणवश यह ठंडी जलधारा न होकर जब यह स्थान गर्म हो जाता है तो अपने को अल्नीनो प्रभाव देखने को मिलता है। पेरू धारा ठंडे पानी की वजह से मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देती है। यह अपन ने पुनः देखा कि जो अपने दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं थी उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं इंडियन ओशियन या हिंद महासागर की जो भी जलधाराएं हैं उनके बारे में। हिंद महासागर की जलधाराएं हैं उसमें जो दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं हैं वही विशेष है, क्योंकि उत्तरी जो हिंद महासागर है उसमें जलधाराएं मॉनसून के प्रभाव के कारण अपनी दिशाएं बदलती रहती है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। जो उत्तरी हिंद महासागर है उसमें जलधारा गर्मियों के समय क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण अपनी दिशा अलग कर लेता है। और शीत ऋतु में जो है, शीत ऋतु में क्या प्रभाव होता है, शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अपनी जो दिशा है वह बदल लेती है। तो उत्तरी हिंद महासागर में जो भी जलधाराएं जो होती है वह ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में जो है अपनी दिशा बदल लेती है। दक्षिणी हिंद महासागर की बात करें तो दक्षिणी हिंद महासागर में पहले वही देखेंगे कि व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण विषुवत रेखा के आसपास जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और क्योंकि यह विषुवत रेखा के आसपास से बह रही है इसीलिए इसका नाम दे दिया उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा आगे जलकर जो है अफ्रीका महाद्वीप से टकराती है, तथा उसके बाद में यह अफ्रीका और मेडागास्कर, यह हो गया अपना अफ्रीका महाद्वीप, और ये जो है यह है मेडागास्कर। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जो है आगे चलकर अफ्रीका के तट से टकराती है तथा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कहां से कहां के बीच से गुजरती है? यह अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर के बीच से गुजरती है, और इसका नाम दे दिया जाता है मोजाम्बिक। का नाम हो जाता है मोजाम्बिक जलधारा। आगे चलकर यह जलधारा 40 डिग्री अक्षांश के आसपास, क्योंकि 40 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है पछुआ पवनों का प्रभाव जो है वह होने लगता है, जिसके कारण मोजाम्बिक जलधारा जो है किधर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है। तो यह मोजाम्बिक जलधारा थी, यह बाईं ओर मुड़ गई तथा इसे नया नाम दे दिया गया, जो नया नाम होगा इसका अगुलहास जलधारा। अब ये अगुलहास जलधारा जो है आगे चलकर जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है पछुआ पवनों के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है, उस ठंडी जलधारा में अगुलहास जलधारा मिल जाएगी तथा एक ठंडी जलधारा का निर्माण करेगी। अब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट से टकराएगी तथा इसका एक हिस्सा उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए पुनः दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में विलीन हो जाएगा यहाँ, और एक फिर से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं वह बना लेती है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उससे टकराई ठंडी जलधारा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में जो जलधारा होगी वह हमेशा ठंडी जलधारा हुई, और यह इसे बोला जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा मिल रही है, और अपन देखेंगे कि इसी ठंडी जलधारा के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो ये अपन ने जो भी अपने पास जलधाराएं थी 3 महासागरों की, जिसमें पहली जलधारा अपन ने देखी थी अटलांटिक महासागर में, के 2 भाग अपन ने किए थे, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक। उसके बाद में प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया, और उसके बाद में अपन ने देखा कि हिंद महासागर की जलधाराएं। इसी के साथ अपना यह टॉपिक जो है यह समाप्त होता है। थोड़ा सा अपन और चर्चा कर लेते हैं गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में। तो गर्म जलधाराएं क्या करती है? गर्म जलधारा की यह विशेषता है कि यह क्षेत्र को गर्म व नम बनाए रखती है।
ठंडी जलधाराएँ जो होती है, ठंडी जलधाराएँ क्या करती है, जो भी मौसमी दशाएँ होती है, उन्हें और विकराल बना देती है और परिस्थितियों को जो है अधिक शुष्क कर देती है, जिसके कारण मरुस्थल बनने की संभावना उस क्षेत्र में अधिक हो जाती है। जलीय जीवन पर प्रभाव जो अपन देखेंगे कि जहाँ भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है आपस में, वहाँ मछलियाँ से संबंधित जो भी व्यापार होता है, मछली पालन जो होता है, मछलियों से बनने वाले जो भी उत्पाद होते हैं, उनका व्यापार किया जाता है। मत्स्य पालन के बारे में अपन ने एक उदाहरण भी देखा था कि जापान जो है वहाँ पर गर्म जलधारा, क्यूरोसिवो जलधारा, ओखोटस जलधारा और ओयोसिवो जलधारा आपस में मिलती है, जिसमें क्यूरोसिवो जलधारा गर्म जलधारा थी, ओखोटक और जो ओयोसिवो जलधारा थी वह ठंडी जलधारा थी। ये जलधाराएं आपस में मिलती है, जिसके कारण जापान के तट के आसपास जो है मछलियाँ खूब होती है, वहाँ मत्स्य पालन किया जाता है। उसके बाद में अपन ने न्यू फाउंडलैंड जो जगह है कनाडा के आसपास, वहाँ भी अपन ने इस प्रकार की परिस्थितियां देखी कि वहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं जो है आपस में मिलती है। फ्लोरिडा जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, तथा ग्रीनलैंड के पूर्व से पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है, और ग्रीनलैंड के पश्चिम से जो है लेब्राडोर जलधारा आती है। यह गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है, जिसके कारण मत्स्य पालन जो है कनाडा के न्यू फाउंडलैंड जगह में अधिक होता है। नौ परिवहन में महासागरीय धाराएं जहाजों को गति को जो है वह प्रभावित करती है और मौसमी परिवर्तन भी होते हैं। आगे अपन जब अल नीनो और ला नीनो के बारे में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि पेरू के तट के आसपास जो जलधारा है, जिसे पेरू जलधारा या हेम्बोल्ड जलधारा कहते हैं, उसके प्रभाव के कारण कैसे अल नीनो की परिस्थितियां बनती है। तो इसी के साथ ये अपना चैप्टर यहीं खत्म होता है। अपन आगे की क्लास में प्रयास करेंगे कि इन अध्यायों से संबंधित एमसीक्यू जो भी है, अपन उनकी एक क्लास लें। अब तक जो भी पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से याद करें, ताकि जब भी एमसीक्यू की क्लास हो आप खुद से उसका उत्तर कर पाएँ, खुद से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ कि इसका यह आंसर किस प्रकार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास को देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।